92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक और अशोक। बात उन दिनों की है जब भारत का स्वर्णिम युग था, जब तीनों लोकों की सीमा रेखा बहुत साफ और पक्की नहीं थी, जब राक्षस और यक्ष देवों और अप्सराओं के साथ धरती पे चलते थे, जब ऋषियों के पास जब तब से इतनी शक्ति थी कि उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चा होता था, जब मछुआरों के पास ऐसी निडरता, ऐसा विश्वास था कि वो अपने राजा को अपनी बेटी से विवाह करने को मना कर सकते थे सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों को राजगद्दी नहीं मिलेगी। उसी समय में एक छोटे से राज्य में एक राजा अपनी रानी और एक पुत्र के साथ बहुत खुश था। राजा से उसकी प्रजा बहुत प्यार करती थी और राजा एक पिता की तरह अपनी प्रजा का सुख, दुख, सुविधा, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। प्रजा अपनी छोटी से छोटी समस्या, छोटे से छोटे झगड़े लेके राज्यसभा में आ सकती थी और राजा उनको उतने ही ध्यान से सुन के उनका हल निकालता था। रानी भी राजा को पूरा सहयोग देती थी। राज्यसभा में मंत्रीगण, सेनापति, आचार्यगण, ऋषि वर्ग सब उपस्थित होते थे और सबको सम्मान दिया जाता था। जब राजकुमार का जन्म हुआ तो राजा ने राजकोष खोल दिया। प्रजा में सोने के सिक्के बांटे थे, ऋषियों को गाय दान दी थी और 21 दिन तक राज्य में सबके लिए भोज चला था। प्रजा को राजकुमार आदित्य बहुत प्रिय था। राज्यसभा में किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही हो और कुमार घुटनों पर रेंगते हुए राज्यसभा में आ जाएं, तो सब चर्चा छोड़ के उनसे बातें करने में, उनको खिलाने में मगन हो जाते। एक बार राजा आखेट के लिए गए तो रानी को भी अपने साथ ले गए। शिकार के लिए घने जंगलों में पहुंचे तो रानी की नजर एक बच्चे पे पड़ी जो अकेला एक टोकरी में पड़ा रो रहा था। रानी उसको उठा के अपने खेमे में ले आई, दूध पिलवाया और सिपाहियों को उसके माता पिता को ढूंढने भेजा। रात को एक भील पुरुष उनके खेमे में आया और हाथ जोड़ के बोला, रानी, मैं एक यक्ष हूं, ये मेरा पुत्र है, मैं ही इसे जंगल में छोड़ के गया था। आपने इसकी जान बचाई, इसको दूसरा जीवन दिया। इसकी नियति में मृत्यु निश्चित थी, पर आपका हाथ लगने से इसकी मृत्यु टल गई। जैसे आपने मेरे पुत्र की नियति बदली है, मैं आपको वरदान देता हूं कि जीवन में एक बार आप अपने पुत्र की नियति बदलने की शक्ति रखेंगी, सिर्फ एक बार। ये कह के वो अपने पुत्र को वहां से लेके चला गया। रानी वापस राज्य में आ गई। दिन बीतने लगे। राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो उनकी शिक्षा शुरू हो गई। बाल हट छूटे तो राज्यसभा में वक्त बेवक्त का आना शुरू हो गया। लेकिन प्रजा को अपने राजकुमार से बहुत प्यार था और उनको देखने के लिए प्रजाजन राजमहल से नीचे खड़े होके उनके बाहर आने का इंतजार करते रहते। शाम को रानी राजकुमार को लेके झरोखे में गई तो प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। पास में खड़े राजा भी मुस्कुराए। रानी बोली, महाराज, मैं सोच रही हूँ कि महल के बाहर प्रजाजन सारे दिन खड़े होके राजकुमार की एक झलक के लिए इंतजार करते हैं। क्यों ना हम एक समय तय कर दें जब राजकुमार प्रजा को दर्शन देंगे? हाँ रानी, ये ठीक रहेगा। सारे दिन धूप में खड़े होकर परेशानी तो नहीं रहेगी। जब राजा और रानी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करें तो उनके सुख दुख, उनकी धूप छांव का भी तो उन्हीं को ध्यान रखना था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक और अशोक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक छोटे से राज्य के राजा और रानी अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं और प्रजा बिल्कुल वैसे ही प्यार करती है अपने इकलौते राजकुमार आदित्य से। रानी एक यक्ष के बेटे की जान बचाती है तो वो उनको वरदान देता है कि जीवन में एक बार वो स्वयं अपने बेटे के जीवन का रुख, उसकी नियति बदलने की शक्ति रखेंगी। अब आगे। एक दिन शाम को रानी ने महाराज के लिए संदेशा भिजवाया और अपने कक्ष में आने का निमंत्रण दिया। राजन, बहुत दिनों से आपसे कुछ पूछना चाह रही हूं। क्या? पूछो ना।
क्या आपको और संतान नहीं चाहिए? हमारा एक ही पुत्र है। एक कहाँ है रानी, मेरी प्रजा ही मेरी संतान है, मेरे तो सैकड़ों पुत्र हैं। कह के राजा कुछ ख्यालों में खो गए। कुछ दिनों से रानी को लगता था कि राजा कुछ उदास रहने लगे हैं। अब रानी के महल में भी कम आते थे। जब वो बुलवाती थीं तब भी कुछ खोए खोए से रहते थे। रानी अपने महल में दिए जलवाती, फूल सजवाती, इत्र समेत 16 श्रृंगार करती, पर राजा का ध्यान किसी और नहीं जाता। सुंदर नर्तकियां नृत्य करती, रानी अपने हाथों से बढ़िया पकवान और मदिरा परोसती, पर राजा नजर उठा के भी नहीं देखते। गुमसुम बैठे रहते, फिर उठ के अपने कक्ष में चले जाते। रानी ने राजा के प्रमुख सलाहकार और अच्छे मित्र को परामर्श के लिए बुलाया। राजा को प्रेम हो गया है रानी। नगर के बाहर एक नर्तकी वत्सला रहती है, राजा उसके प्रेम में पड़ गए हैं। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि वो राजमहल में आके नहीं रहना चाहती। क्यों? ये तो वही जानती है महारानी, पर राजा ने उसको बहुत बार अपने राजमहल में आके रहने को कहा है और उसने हर बार मना कर दिया है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रथ तैयार करवाओ, आप मेरे साथ चलोगे। महारानी को समझ नहीं आ रहा था कि नर्तकी आखिर राजा के साथ राजमहल में क्यों नहीं रहना चाहती थी। ये तो किसी भी स्त्री के लिए गौरव की बात थी कि राजा उस पर मोहित थे और उसको अपनी संगिनी बना के राजमहल में रहने का निमंत्रण दे रहे थे। फिर वो इस सम्मान को क्यों ठुकरा रही थी? रथ नदी किनारे छोटे से घर के बाहर जाके रुका। नर्तकी वत्सला बाहर आई और महारानी को देख के नमस्कार किया। रानी ने देखा लगभग 10-12 साल छोटी होगी रानी से और अति सुंदर। राजा का मोहित होना समझ आ रहा था। तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए हैं? नहीं महारानी, राजा तुम्हारे प्रेम में पड़ के राज्य की जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। वो सारे दिन यहाँ रहेंगे और वापस जाके तुम्हारे ख्यालों में खोए रहेंगे, तो राजकाज कब करेंगे? और अगर राजा खुश नहीं हुए तो प्रजा को खुश कैसे रखेंगे? तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा। महारानी क्षमा करें, मेरा हृदय आपकी तरह विशाल नहीं है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि महाराज को मुझसे प्रेम हुआ है, पर मैं राजा की संगिनी बन के नहीं रहना चाहती। क्यों? मैं एक साधारण सी स्त्री हूं और मेरे बहुत छोटे, बहुत साधारण से सपने हैं। वही अपना घर, अपने बच्चे, अपना पति। महाराज के साथ जाती हूं तो मुझको एक बहुत बड़ा भय है। मुझे पता है कि आपकी संतान ही राजा बनेगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी संतान और राजा की अन्य संतानों में दुश्मनी रहेगी। राजगद्दी पे बैठते ही राजा का उत्तराधिकारी सबसे पहले अपनी गद्दी के बाकी दावेदारों को मारता है। मैं अपनी भावी संतान के भाग्य में जन्म से पहले ही मृत्युदंड क्यों लिखवा लूं? मैं तो राजा से प्रेम भी नहीं करती। रानी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उस किशोरी के मन में कितना भय था। तुम्हारी सोच गलत नहीं वत्सला, पर स्वार्थी है। अपने राज्य के लिए, देश प्रेम के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। मैं आज अपने राज्य के लिए तुमसे तुम्हारे सपने की आहुति मांग रही हूँ। मैं यहाँ एक औरत, एक पत्नी बन के नहीं, एक रानी बन के आई हूँ। अगर तुम मेरे कहने पे ये बलिदान दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी संतान को जीवन दान का वचन देती हूँ। जब तक मैं या राजा जीवित रहेंगे, तुम्हें या तुम्हारी संतान को कुछ नहीं होगा। वत्सला ने सर झुका लिया। महारानी के साथ राजमहल में आ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक और अशोक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक छोटे से राज्य के राजा और रानी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं। प्रजा अपने इकलौते राजकुमार आदित्य से बहुत प्यार करती है। रानी को पता चलता है कि राजा को एक नर्तकी से प्रेम हो गया है और वो राजा के साथ राजमहल में आके रहना नहीं चाहती। तो वो उसको समझाती हैं कि राज्य की खुशहाली के लिए उसको ऐसा करना चाहिए। अब आगे। वत्सला राजमहल में आई तो एक बार फिर फूल खिल गए, चिड़ियां चहचहाने लगी।
राजा मुस्कुराने लगे तो राज्य का हर व्यक्ति, हर पेड़ पौधा खिल गया। वत्सला की बातों ने रानी को एक नया नजरिया दिया था। सोचती थी कि कैसी विडंबना है कि रानी साधारण औरत की तरह न सोच सकती है, न चाह सकती है। जितना ऊंचा स्थान हो उतनी ही ऊंची सोच भी रखनी पड़ती है। अपने दिल और भावनाओं की आवाज़ सुनने की कहाँ इजाज़त थी उनके पास। एक पत्नी के दिल में और एक रानी के कर्तव्य में क्या मुकाबला हो सकता था। पत्नी के दिल को तो जीतने की अनुमति थी ही नहीं। राजा वत्सला के प्रेम में लिप्त हो गए तो खबर आसपास के राज्यों में पहुंच गई। दुश्मनों ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और सेना लेके धावा बोल दिया। राजा ने अपने राज्य पे संकट देखा तो फौरन अपनी सेना लेके युद्ध भूमि को चल दिए। बहुत निडरता से लड़े, दुश्मन को परास्त भी किया, पर जान गंवा के। सारा राज्य शोक में डूब गया। राजकुमार आदित्य 10 वर्ष के किशोर थे। रानी ने प्रजा को सांत्वना दिलाई कि राजा की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उनका पुत्र उन्हीं के आदर्शों पर राज करेगा और जब तक वो वयस्क नहीं होता तब तक रानी राज्य की बागडोर संभालेंगी। एक बार फिर रानी के कर्तव्य ने पत्नी के दिल को पीछे कर दिया। आंसू बहाने का समय नहीं था। अपने राज्य को सशक्त बनाना भी था और दुश्मनों के सामने दिखाना भी था। रानी पूरी तरह राजनीतिक कार्यों में जुट गई। बस वत्सला को देख के उनको दुख होता। उस पे वैधव्य उनको अपना थोपा हुआ लगता था, पर राज्य के लिए किया हुआ बलिदान था, देना ही था, इसमें कोई विकल्प नहीं था। वत्सला राजकुमार से बहुत प्यार करती थी। सारे दिन उसके पीछे पीछे उसकी शिक्षा, उसके खाने पीने का ध्यान रखती, अपनी सारी ममता उस पर उड़ेल देती। रानी को खुशी होती कि राजकुमार को 2 माँओं का प्यार मिल रहा है। वो स्वयं राजकाज में व्यस्त थी, पर वत्सला उसको माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। राजा होते तो शायद सौत वाला रिश्ता बीच में आ जाता, पर अब तो ऐसी बात नहीं थी। दोनों में इज्जत और प्यार का रिश्ता था। शाम को दोनों बैठ के बातें करती। राजकुमार के बारे में वत्सला उसे बताती और महारानी उसको राज्यसभा की रणनीति के बारे में। महारानी जब वत्सला से बात करती तो कई बार अचंभे में पड़ जाती। वो उनके लिए एक अलग दुनिया का द्वार खोल देती थी, कला और भोग की दुनिया। कामनाओं और वासनाओं को उसने बहुत करीब से देखा था। रानी इस दुनिया से अपरिचित थी, पर उसका दृष्टिकोण उनकी अपनी समझ के लिए जरूरी था। सामान्य प्रजाजन की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके अपने अनुभव, अपनी सोच का दायरा पर्याप्त नहीं था। साल बीतने लगे। राजकुमार जवान हो गए। राजमहल में सुखों की कमी नहीं थी। हर तरह के ऐशो आराम का सामान था। राजकुमार ने कभी कोई कष्ट, कोई परिश्रम नहीं देखा था। उनको मांगने से पहले हर चीज मिल जाती थी। महारानी और वत्सला दोनों राजकुमार पे जान छिड़कते थे। प्रजा उनको बेहद प्यार करती थी और पास के ही एक राज्य की राजकुमारी से उनकी शादी की बातें चल रही थीं। लेकिन आने वाले तूफान का उन दोनों को अंदाजा ही नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक और अशोक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक छोटे से राज्य के राजा और रानी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। राजा को एक नर्तकी से प्रेम हो जाता है और रानी उसको राजमहल में ले आती है। लेकिन दुश्मन आक्रमण कर देते हैं। राजा युद्ध जीत लेते हैं, पर प्राण गंवाकर रानी राज्य की बागडोर संभाल लेती है। अब आगे। राजकुमार कुछ दिनों से खोए खोए से लगते थे। माँ के मन में कुछ फिक्र हुई। महारानी ने वत्सला को अपने पास बुलाया। वत्सला, कुछ दिनों से देख रही हूं कि राजकुमार कुछ चुप चुप रहने लगे हैं, कुछ उदास दिख रहे हैं। क्या बात हो सकती है? हाँ महारानी, मैं भी देख रही हूँ, जाने क्या बात है, मुझे भी कुछ नहीं बताया, पर उदास तो रहने लगे हैं। आजकल महाराज के बारे में काफ़ी पूछते हैं, बातें करते हैं तो कहते हैं कि कितना व्यर्थ होता है ये युद्ध जिसमें आदमी अपनी जान गंवा बैठता है।
क्या करना ऐसे युद्ध और राजनीति का जिसमें मैंने अपने पिता को खो दिया? सब आपस में प्यार से क्यों नहीं रह सकते? न खाने में रुचि है, न संगीत नृत्य में, न आखेट में, न चौपड़ में। मैंने उनकी दासियों से पूछा तो कुछ दिनों से तो अपने कक्ष में स्त्रियों का आना भी वर्जित कर रखा है। महाराज का ऐसा हाल तुम्हारे प्रेम में हुआ था वत्सला, मुस्कुरा के बोली महारानी। कहीं से भी प्रेम तो नहीं हो गया? शाम को बुला के पूछते हैं महारानी, वत्सला ने कहा। दोनों माताओं के सामने राजकुमार सर झुका के बैठे थे। पता नहीं माँ, मेरा मन किसी चीज में नहीं लगता, सब कुछ व्यर्थ लगता है। जीवन का तथ्य सिर्फ भोग और विलास तो नहीं है ना। मैं आप दोनों से आज्ञा लेना चाहता हूं संन्यास लेने के लिए। दोनों हैरान रह गईं। इतने बड़े राज्य का भावी राजा, जिसके इशारों पे बढ़िया से बढ़िया पकवान, संसार के एक से एक बढ़ के रास रंग, सोमरस जैसी मदिरा, अप्सराओं से भी सुंदर स्त्रियां, संगीतकार, नर्तकियों की ऐसी सभा जो अपनी कला से देवों को भी रिझा सकती थी, जान छिड़कने वाली प्रजा। ऐसे राजपाट को छोड़ के, ऐसे प्यार करने वाली प्रजा के लिए अपने कर्तव्य को भूल के राजकुमार संन्यास क्यों लेना चाह रहा था? दोनों के मन भारी थे। महारानी ने वत्सला से कहा, मेरे कक्ष में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। महारानी, मुझे तो अंदेशा ही नहीं था कि राजकुमार विमोह में पड़ते जा रहे हैं। वो छोड़ो वत्सला, ये सोचो कि आगे क्या करना है। इस राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी है आदित्य। अगर ये बात राजमहल के बाहर गई तो बहुत से पड़ोसी दुश्मन हैं जो हम पे हमला बोल के हमें गुलाम बना लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पर आप क्या कर सकती हैं? अगर उसकी नियति में सन्यासी बनना लिखा है तो आप उसकी नियति कैसे बदलेंगे? महारानी के दिमाग में एक खटका सा हुआ। यक्ष का दिया हुआ वचन याद आ गया। वत्सला, मुझे वरदान मिला है कि जीवन में एक बार मैं अपने पुत्र की नियति बदल सकती हूं, सिर्फ एक बार। अपने राज्य के लिए मैं अपने सर ये पाप लेने को तैयार हूं। मैं एक सन्यासी को फिर से भोग में डाल दूंगी। मैंने अपने राज्य के लिए अपने पत्नीत्व को आड़े नहीं आने दिया, अब मैं पाप पुण्य को उसके आड़े नहीं आने दूंगी। वत्सला, जिस प्रजा ने सारे दिन धूप में खड़े होके उसके दर्शन का इंतजार किया, इतने सालों से जो उसकी राजगद्दी पे बैठने का इंतजार कर रही है, उस प्रजा के लिए उसके भी कर्तव्य है। उसे राज भी करना होगा, शादी भी करनी होगी और इस राज्य को उत्तराधिकारी भी देना होगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक और अशोक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जब एक छोटे से राज्य के राजा की असमय मृत्यु हो जाती है तो रानी राजकुमार के बड़े होने तक राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं। लेकिन जब बड़े होकर राजकुमार ये कहते हैं कि उनको राजकाज नहीं संन्यास लेना है, तो रानी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे कर्तव्य बोध कैसे कराया जाए। अब आगे। वत्सला ध्यान से सुन रही थी। शासक सर्वप्रथम शासक है, वो अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं समझता? वत्सला, गलती हमारी है। हमने कभी राजकुमार से परिश्रम नहीं कराया, उन्हें सारी ऐशो आराम की चीजें बिना मांगे दे दी। जिम्मेदारी तो डालने से आएगी, पर क्या अब उसको इस रास्ते पे वापस लाने का कोई तरीका है? क्या ऐसा कोई सम्मोहन मंत्र है जिससे वो सन्यास की बातें भूल जाए? अगर मैं इंद्र के दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा बुलवाऊं तो क्या वो भ्रमित हो जाएगा? क्या है कोई रास्ता? महारानी, रास्ता तो है। ये तो सत्य है कि त्याग का मार्ग भोग की सीमा पार करके ही शुरू होता है। मतलब महारानी, जो मिले नहीं उसकी इच्छा रह जाती है, जो पूरी तरह से भोग लो वो व्यर्थ लगता है। राजकुमार ने जीवन का पूरी तरह भोग कर उसका रस चख लिया, अब वो उससे विमुख हो गए तो अगर उसे संसार में वापस लाना है तो उसे थोड़ा सा वंचित रखना पड़ेगा। मैंने इच्छाओं को बहुत करीब से देखा है महारानी। जब उसे आराम, अच्छा खाना पीना, दास दासियां नहीं मिलेंगी तो उसकी इच्छा, उसकी अधूरी आकांक्षा
उस ओर ही जाएगी। महारानी बोली, बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है, पर यह किया कैसे जाएगा? हमें अपने दिल पे पत्थर रखना होगा महारानी। कभी कभी कांटे से ही कांटा निकालना पड़ता है। भोग विलास में रुचि और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दोनों एक ही जगह से आ सकते हैं, और वो है युद्ध भूमि। उन्हें राज्य की पूर्वी सीमाओं पर युद्ध के लिए भेज दीजिए। पिछले 5 वर्षों से वहां युद्ध चल रहा है, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अपने राजकुमार को देख के हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ेगा, और महाराज की ये इच्छा भी पूरी होगी कि हमारे राज्य की पूर्वी सीमा का सिंधु तक विस्तार हो। राजकुमार कितने भी साहस से युद्ध कर ले महारानी, वहां तक के राज्य जीतने के लिए 1 से 1.5 वर्ष तक तो लग ही जाएगा। ठीक कहती हो वत्सला, जानती हूं विरोध करूंगी तो राजकुमार की ये इच्छा और दृढ़ हो जाएगी। मैं कल ही उससे बात करती हूं। अगले दिन महारानी ने राजकुमार को बुला के बात करनी शुरू की। मैं तुम्हारे पथ पे तुम्हारे साथ हूं पुत्र, मुझे तुम पे गर्व है, पर तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि हमारे राज्य की पूर्वी सीमा सिंधु तक हो। तुम अपने पिता की ये इच्छा पूरी कर लो, फिर तुम संन्यास ले लेना, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आदित्य ने मां की तरफ मुस्कुरा के देखा। ठीक है मां, मैं पिताजी की ये इच्छा पूरी किए बिना संन्यास नहीं लूंगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक और अशोक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक छोटे राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी जब राजकाज छोड़ के संन्यास लेने की बात करता है तो रानी विचलित हो जाती है, पर फिर नर्तकी वत्सला के समझाने पे कि जिम्मेदारी सिर्फ डालने से आएगी, उसे युद्ध पे भेज देती है। अब आगे। राजकुमार आदित्य युद्ध पे जाने की तैयारी में जुट गए। कुछ दिनों के बाद दोनों माताओं से आज्ञा लेके राजकुमार सेना की एक टुकड़ी के साथ कूच कर गए। सेना की एक काफी बड़ी टुकड़ी पूर्वी सीमाओं पे कई सालों से तैनात थी। महारानी ने सेनापति को सख्ती से आदेश दिया था कि राजकुमार के खेमे में सुख का कोई साधन ना हो। अच्छा खाना ना हो, मदिरा ना हो, रेशम के वस्त्र ना हो, स्त्री ना हो, ये सब निषेध था। राजकुमार अपने सैनिकों के साथ ही खाना पीना, सोना, परिश्रम सब करेंगे। सेना का अनुशासन और जीवन बहुत कड़ा होता है। सेनापति सोच रहे थे कि राजकुमार कैसे कर पाएंगे, पर महारानी का आदेश था, सो यही हुआ। राजकुमार का जीवन और कठिन बनाया जा रहा था। दिन बीतने लगे। गुप्तचर आके बताते कि राजकुमार शुरू में तो ठीक थे, पर धीरे धीरे परेशान होने लगे थे। कभी अच्छे खाने की बातें करते, कभी नृत्य और संगीत की सभा बुलाने को कहते। युद्ध के घावों से विचलित हो जाते तो वापस जाने की बात करते। कभी रेशम के बिछौने मांगते, कभी खीर पूरी। महारानी की आंखों में आंसू आ जाते, पर वत्सला की बात उनको याद थी, अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। पर मां थी, कभी कभी घबरा भी जाती। वत्सला, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अगर वो और विरक्त होके आ गया तो? राजा अशोक को तो कलिंग का युद्ध करके विरक्ति हो गई थी। युद्ध भूमि में दुख और वेदना देख के वो बौद्ध बन गए थे। आदित्य को आसक्ति कैसे होगी? महारानी, आपने और महाराज ने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना है। आदित्य आपके ही पुत्र हैं। वो अपनी प्रजा के लिए अपने उत्तरदायित्व को जरूर पूरी करेंगे। सारे राज्यों को हराते हुए राजकुमार धीरे धीरे सिंधु के पास पहुंचते जा रहे थे। घर छोड़े 2 वर्ष होने को आए थे। परिश्रम, अनुशासन और कठिनाइयों से जूझते जूझते जब राजकुमार अपने पिता का सपना पूरा करके वापस अपने राज्य लौटे तो खुशी के साथ महारानी और वत्सला के मन में भय भी था। सारा राज्य खुशी से चहक रहा था। राजकुमार विजयी होकर लौटे थे। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार को लेने राजधानी की सीमा तक गई थी। सबसे आगे रथ में महारानी और वत्सला थे। राजकुमार को देखते ही प्रजा ने जोर जोर से जय जयकार की। राजकुमार अपने घोड़े से उतरे, दोनों माताओं के चरण छुए। आज तुमने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया पुत्र, मुझे तुम पे गर्व है। हाँ माँ,
पिताजी का सपना तो पूरा हुआ और मुझे ये समझ में आ गया कि राजा पिता की तरह होता है। मेरी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रजा ने मेरे एक इशारे पे युद्ध भूमि में इतने साहस से युद्ध किया, कितनों ने जान गंवाई, मैं उसकी सुरक्षा से विमुख नहीं हो सकता। मैं पिताजी की तरह एक योग्य और स्नेही राजा बनना चाहता हूँ। मेरा सपना था संन्यास लेना, पर मैं संन्यास लेके अपना स्वार्थ पूरा नहीं कर सकता। मुझे अभी राजा का कर्तव्य पूरा करना है। हाँ पुत्र, राजा को एक आम आदमी की तरह सोचने का हक नहीं होता। उसे अपने से पहले अपनी प्रजा का हित सोचना पड़ता है। पिता का सपना तो पूरा हुआ, पर पुत्र का नहीं। सपनों का भी समय होता है पुत्र। अभी इस सपने के पूरे होने का समय नहीं आया। गले लगा के मुस्कुराते हुए महारानी बोली। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।